गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सारे वीडियोस देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी के आगे। दैट इज, कल की क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे रिगार्डिंग ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी अलाउबिलिटी क्या होती है, डिसअलाउबिलिटी क्या होती है, और आपको अलाउबिलिटी में कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, डिसअलाउबिलिटी में कौन से सेक्शंस आएंगे, वगैरह वगैरह। एनीवे, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी के आगे, दैट इज बेसिक से कि भाई आगे उसमें है क्या, सेक्शन 28 क्या कहता है, सेक्शन 29 क्या कहता है, और 30 और 31 क्या है। तो एक ओवरव्यू लेते हैं पूरा, वापस ढंग से समझते हैं इस पूरे चैप्टर को और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था मिस्टर रमेश का। उसने बताया था कि किस तरह से वो एक प्रोफेशनली और बहुत जेन्युइनली हॉनेस्टली अपने बिजनेस को रन करता है और कैसे वो अपनी इनकम कैलकुलेट करता है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो अपना पीएनएल इनकम टैक्स को देता है चेक करने के लिए कि देखिए जो हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 5 लाख है और उस पर टैक्स लगेगा, तो आप भी उससे सहमत है कि नहीं है। जब ये इनकम टैक्स को दिया जाता है, इनकम टैक्स उसके प्रॉफिट एंड लॉस को चेंज कर देता है, उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस को बाहर निकालता है, काफ़ी इनकम्स को बाहर निकालता है और वापस उसका नया प्रॉफिट कैलकुलेट करता है और उसके ऊपर टैक्स देने की बात होती है। तो हमने देखा कि ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ, क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो खैर, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा दूं। पहले, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन ईमानदारी से जब अपना बिजनेस करता है और सारी अकाउंटिंग एंट्री सब उस पर जब पोस्ट करता है और जब वो पीएनएल में अपना प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करता है, तो वो यही सोच के बैठता है कि जो प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं हमारे टैली के अंदर, जो हमारे अकाउंटिंग में जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, वही प्रॉफिट इनकम टैक्स में भी आएगा। लेकिन जब इनकम टैक्स के एंगल से देखते हैं तो वो प्रॉफिट बदल जाता है और जिसकी वजह से हो सकता है एसएससी को ज्यादा टैक्स देना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को दूर तभी किया जा सकता है जब आपको अकाउंटेंसी के साथ इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी समझ में आए। तो जब भी आप अकाउंटेंसी के प्रोविजंस या अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पॉलिसीज जब इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी अकाउंटेंसी में, तो उसी वक्त आपको इनकम टैक्स के अप्रोच से भी सोच लेना चाहिए कि क्या जो मैं इफेक्ट दे रहा हूं अकाउंट्स में, उसका इनकम टैक्स में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इनकम टैक्स में क्या ये कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर उसी समय सोच लिया गया तो उस समय आपके पास मौका होता है कि उसको सोचने के बारे में, उस ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के बारे में। उदाहरण के तौर पे मैं कहीं से गुड्स खरीदता हूं और मेरा सप्लायर मुझे कहता है कि सर कैश दे दीजिए इस बार, और मैं इनकम टैक्स के प्रोविजन को अपने दिमाग में नहीं रखूं। जैसे इनकम टैक्स के कई सारे प्रोविजन वही हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इनकम टैक्स का एक प्रोविजन ऐसा भी है जो कहता है कि कैश में खर्चे मत करो एक सर्टेन लिमिट के बाद, और आपने उस प्रोविजन को दिमाग में नहीं रखा और आपने तो डायरेक्टली सप्लायर की बात मान ली और आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, कैश दो या चेक से दो एक ही बात है, पैसे देने हैं दे दिए। तो आपने वो पेमेंट कर दिया कैश में, और ये बात इनकम टैक्स को जब कंसिडरेबल नहीं लगेगी, वो उस एक्सपेंस को बाहर निकाल देगा, उसका नुकसान आप ही को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपेंस आपका हुआ है जो अकाउंटेंसी में शो हो रहा है, लेकिन इनकम टैक्स बोलेगा हम हमारे पीएनएल में ये एक्सपेंस को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको बाहर निकाल दो। और जैसे हम उस एक्सपेंडिचर को बाहर निकालेंगे हमारा प्रॉफिट एक झटके में बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी। ऐसे कई सारे और भी प्रोविजन है जिनके बारे में हमें एक एक करके ध्यान रखना होगा। तो खैर, हम आज डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखिए, जब हमने फ्रेमवर्क बनाया था, आपने सबने देखा होगा, तो फ्रेमवर्क में कई सारे पार्टीशन थे। उसमें सबसे पहला पार्टीशन था बेसिक कंसेप्ट को लेके, जिसमें हमने लिखा था डेफिनेशन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन, जो आज हम करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक हमने लिखा था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज ओवरऑल पीजीबी चैप्टर। ये हमने पढ़ लिया। हमने समझा कि कैसे पीएनएल के डेबिट साइड में हमें क्या देखना होगा, सेक्शन 32 37 देखना है जो कहता है अलाउबिलिटी सेक्शन। फिर 37 टू बी से 43 बी देखना है जो डिसअलाउबिलिटी के बारे में कहता है। ठीक है, अब इनको कल की क्लास में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद 28 और 41 जो पीएनएल के क्रेडिट साइड में कौन कौन सी इनकम हमारे पीएनएल में आएगी उसके बारे में हमने देखा था। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। फिर आज हम 28 को भी देखेंगे और 29 मेथड टू कैलकुलेट बिजनेस इनकम, इसके ऊपर भी आएंगे। तो आज हम ये फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
अब ये जो टॉपिक अभी जिसका नाम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही ज़रूरी होता है ये जानना कि आखिर बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। देखिए, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, इन दोनों को समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अगर आपका कहना है कि सर मैंने बिजनेस से पैसा कमाया है, मैंने प्रोफेशन से पैसा कमाया, तो उस पैसे को आप सेक्शन 28 के थ्रू, अगर 28 परमिट करेगा तो उसके थ्रू आप कहाँ लेके आओगे, पीजीपी हेड के अंदर। देखिए, हमने हाउस प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था, बेसिक क्लास में भी डिस्कस किया था जब इनिशियली पढ़ रहे थे, कि कोई भी इनकम जिस भी हेड के बाहर जब खड़ी होती है तो उस हेड के बाहर एक चौकीदार होता है, और वो चौकीदार की ड्यूटी होती है ये देखने के लिए कि ये इनकम इस घर में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो पीजीपी का चौकीदार कौन है, सेक्शन 28। और 28 में लिस्ट ऑफ इनकम्स दे रखी है, ये हम पढ़ेंगे। जैसे हमने 22 पढ़ा था ना कि 22 हाउस प्रॉपर्टी में जब इनकम अंदर जानी होगी तो 3 कंडीशन फुलफिल करनी होगी, वैसे ही 28 में लिस्ट ऑफ इनकम के नाम दे रखे हैं। अगर आपके हाथ में इनकम है और वो इनकम 28 की लिस्ट में आ रही है तो आप डेफिनेटली उस इनकम को पीजीपी के हेड में लेके जा सकते हो, यानी पीएल के क्रेडिट साइड में एंटर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अब ठीक उसी तरह से अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई खर्चे करते हैं तो उस खर्चे को भी आपको पीएल के डेबिट साइड में अगर ले जाना है तो आपको सेक्शन 32-37(1) के सेक्शन का रेफरेंस देना होगा। यानी आपको ये कहना पड़ेगा कि सर ये खर्चा मैं पीएल के डेबिट साइड में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि सेक्शन 30 से 37(1) इनमें से कोई एक सेक्शन है जो मुझे परमिट कर रहा है कि जाओ ये एक्सपेंस को पीएल में डेबिट कर दो। लेकिन उसके साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि 37 2B से लेके 43B के सेक्शंस की बातों को मुझे मानना पड़ेगा, उनके रूल्स एंड प्रोविजंस को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मैं उनको उल्लंघन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैंने उनका उल्लंघन किया, उनको डिसरिस्पेक्ट किया, तो अब जो खर्चा मैं डेबिट करके बैठ चुका हूं अंदर उसको वापस बाहर निकाला जाएगा। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो 30 से 37(1), 37 2B से लेके 43B, ये तो डेबिट साइड के रोल हुए, और क्रेडिट साइड में सेक्शन 28 और उसके साथ साथ 41 को भी हमें देखना होगा। तो ये हम सब देखने वाले। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आखिर ओवरऑल चैप्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोफेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। आप कहोगे सर आपने एक वोकेशन वर्ड भी लिखवाया था, वो भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जाऊंगा बिजनेस। अब देखिए, बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस को समझना है तो बिजनेस को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दो तरह से समझना होगा। एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। लेमैन यानी कौन, आम इंसान। एक आम इंसान बिजनेस को कैसे देखता है, और एक एज पर एक्ट देखना होगा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिजनेस का मतलब क्या होता है और एज पर लेमैन बिजनेस क्या होता है। अब देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे भी एक आम इंसान है, अभी अभी तक आपने एक्ट नहीं पढ़ी इसलिए हमें एक्ट के हिसाब से आंसर नहीं पता होगा, पर आप एज ए लेमैन एक आम इंसान के हिसाब से आप जरूर बता पाएंगे कि बिजनेस क्या होता है। तो मैं आप लोग सबसे पूछता हूँ, आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, वॉच कर रहा है, तो प्लीज मुझे बताइए टाइप करके कि आपके हिसाब से बिजनेस क्या होता है। बहुत सिंपल शॉर्ट में बताइए, व्हाट इज बिजनेस। आप किसको बिजनेस कहोगे मुझे ये बताओ। चलिए फटाफट से, फास्ट। आज मुझे एक नया स्टूडेंट और दिख रहा है, जयश्री। ओके, अगर आप पहले से देख रहे हो तो अच्छी बात है, पर आज पहली बार आपको आपका मैसेज देखा मैंने, जयश्री। तो प्रियंका, जयश्री और भी जितने स्टूडेंट्स हैं जो भी देख रहे हैं, तो प्लीज बताएं एक बिजनेस क्या होता है आपके हिसाब से, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, बताएं। बोलिए, बिजनेस मीन्स व्हाट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बोलिए आप सब लोग फास्ट।
ओके, तो जयश्री आपने एक आंसर दिया है, प्रियंका आप भी बता दीजिए। जयश्री कहती है कि बिजनेस का मतलब होता है एन एक्टिविटी टू अर्न ए मनी और टू मेक ए मनी। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि लेमैन के हिसाब से मतलब क्या हुआ कि आम इंसान के हिसाब से, तो आपके जो भी आंसर होंगे उसको मैं गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी सोच है और आपकी सोच को मैं गलत कैसे बोल सकता हूँ। हाँ, अगर इनकम टैक्स के हिसाब से मैंने पूछा होता और आप जवाब देते तो मैं डेफिनेटली उसको सही गलत कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्ट में क्या लिखा है और आप क्या बोल रहे हो, तो उसमें हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि ये एक्ट में ये लिखा है, आप तो ये कह रहे हो, तो आप गलत हो, ये आप सही हो। पर एज ए लेमैन आपके अपने व्यूज हैं, उस पर आपका पूरा अधिकार है। जो आप सोचते हैं वो आपने व्यक्त किया, तो इसमें सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, इसलिए सही गलत की कोई बात ही नहीं होती। तो जयश्री आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, आपके हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से आपने कहा, मैं मानता हूं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन प्रियंका, हाँ, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, ओके, आपने भी लगभग लगभग मिलता जुलता आंसर दिया, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। तो मैं, देखो मैं क्या कहता हूं, मेरी सोच क्या है, मेरी सोच ये है, मेरी सोच ये कहता है कि बिजनेस हम तभी बोलेंगे जब एक एसएससी, एक एसएससी एक्टिविटी करता है, एसएससी एक्टिविटी करता है और उस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व करता है, वो क्या इन्वॉल्व करता है, वो इन्वॉल्व करता है अपनी कैपिटल, प्लस वो क्या इन्वॉल्व करता है, कैपिटल के साथ अपना टाइम, प्लस वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, टाइम के साथ रिस्क। बहुत बड़ा फैक्टर है ये। तो जब एक एसएससी एक्टिविटी करता है और उस एक्टिविटी को करने के लिए वो क्या क्या लगा रहा है, वो क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है, यानी एम्प्लॉय कर रहा है, वो कैपिटल लगा रहा है, वो टाइम दे रहा है, वो रिस्क भी दे रहा है, और इन रिटर्न, इन सबके बदले में वो रिटर्न में क्या पाता है, वो रिटर्न में उम्मीद करता है प्रॉफिट। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो इसको हम कहते हैं बिजनेस। जैसे मैं कोई काम करता हूं, हो सकता है मैंने उसमें कैपिटल लगाई हो सकता है मैं उसमें टाइम भी दे रहा हूं, हो सकता है मैं उसमें रिस्क भी ले रहा हूं, लेकिन मेरा जो इरादा है वो प्रॉफिट का नहीं है, तो वो शायद बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस का मतलब कहीं ना कहीं लेमैन के हिसाब से देखे तो मैं यही मानता हूं, जैसे मैंने एक दुकान खोली, तो सबसे पहले मैंने दुकान खरीदी या दुकान किराए पे ली और उसमें मैंने फर्नीचर का काम करवाया, तो मैंने मेरी कैपिटल लगवाई, बिल्कुल लगवाई। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक उस दुकान में बैठता हूं ताकि माल बेच सकूं, तो मैं अपना टाइम भी दे रहा हूं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसको हम कहते हैं रिस्क भी लगा रहा हूँ, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, धंधा होगा कि नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता, अनसर्टन है, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है मेरी। और जब भी मैं दुकान चला रहा हूँ, माल बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है कि मैं पैसा कमा सकूँ, प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। तो जब ये सारी चीजें मुझे जहां दिखाई देती है, तो उसको मैं कहूंगा हाँ ये अब बिजनेस है, ये अब बिजनेस है। तो आप भी जब बिजनेस को देखें तो इस अप्रोच से देखिए कि क्या एक एसएससी ये सारी चीजें इन्वॉल्व कर रहा है और बदले में ये पाना की कोशिश कर रहा है, तो फिर उस एक्टिविटी को, तो मैं अब इस एक्टिविटी को, आप देखिए, अब मैं इस एक्टिविटी को क्या नाम दूंगा, कैसे सी आपने जो एक्टिविटी करी, ये बिजनेस एक्टिविटी है सर, ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो चुकी है। अगर ये चीजें मुझे नहीं दिखाई देती है तो मैं इसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकता। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट किसी को? यस, इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस, जयश्री, प्रियंका, और भी जो देख रहे हैं बताएं, क्या ये लेमैन के हिसाब से जो आंसर दिया है, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये आपको इन्वॉल्व करना है कैपिटल, टाइम, रिस्क, और रिटर्न में क्या चाहिए, प्रॉफिट, तो ही हम उसको बिजनेस बोलेंगे। तो ऐसी चीज को हम, ऐसी एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी कह पाएंगे अगर ये सारी चीजें मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है तो। यस जयश्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रियंका आपको भी समझ में आ गया। चलिए, तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ, बहुत प्रैक्टिकल, आपने भी यही कहने की कोशिश की, लेकिन आप ये जो तीन फैक्टर्स जो थे, जो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो शायद आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिस कर गए, पर मैंने आपको उसको हाईलाइट करके बता दिया। ये एक लेमैन का आंसर है, ठीक है, एक आम इंसान ये सब चीजें सोच सकता है। अब एक्ट की बात करें तो एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है एनी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू, एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू, देखिए अब मैं क्या बना रहा हूं यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप बोलोगे सर ये बॉक्स क्या बना दिया और नंबरिंग क्या करी, देखिए यहाँ पे ध्यान से,
एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू, ये पहला नाम है ट्रेड, दूसरा नाम है मैन्युफैक्चर, तीसरा नाम है कॉमर्स, और चौथा नाम है एडवेंचर। और एडवेंचर इन रिलेशन टू, ये एडवेंचर तो है, एडवेंचर इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स या फिर मैन्युफैक्चर। तो देखिए यहाँ पे 3 नाम आपके सामने हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपने कोई एक्टिविटी करी है जो किससे रिलेट रखती है, वो ट्रेड से रिलेट रखती है, मैन्युफैक्चर से रिलेट रखती है, कॉमर्स से रिलेट रखती है, ये एडवेंचर से रिलेट रखती है। और ये एडवेंचर किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब हम इनकम टैक्स के हिसाब से देखते हैं तो इनकम टैक्स में सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया है बिजनेस के डेफिनेशन, और उसमें ये बताया है बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस के बारे में सेक्शन 2 कहता है कि कोई भी एक्टिविटी अगर ये किससे मिलती है, वो ट्रेड से मिलती है। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना। अगर मैं कोई भी काम करता हूं जहां पे मैं कोई चीज खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं, तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेड करना। तो आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं इन रिलेशन टू ट्रेड, जैसे मैं सामान खरीदता हूँ, सामान बेचता हूँ, जैसे मैंने एक दुकान ले रखी है, मैंने उसमें सामान खरीदा और सामान बेचा। तो जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो कोई भी काम रिलेटिंग टू ट्रेड होगा तो उसको हम यहाँ पे बिजनेस कहेंगे। उसी तरह से एक्ट ये भी कहता है कि अगर आपने कोई एक्टिविटी की जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करके जब सामान बेचते करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को भी हम क्या बोलते हैं, बिजनेस करना। तो यहाँ पे ट्रेड भी बिजनेस है, मैन्युफैक्चर करना भी बिजनेस होता है। उसी तरह से तीसरी एक्टिविटी कॉमर्स। जब हमने पूछा कॉमर्स क्या होता है, हमने बिजनेस की डेफिनेशन में पूछने की कोशिश की कि आपने ट्रेड का समझ में आ गया, मैन्युफैक्चर का समझ में आ गया, पर ये कॉमर्स क्या होता है। तो कॉमर्स वो कहता है एक ब्रॉडर टर्म है, जब आप बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसको हम कॉमर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमर्स का मतलब नथिंग बट दी डूइंग एन एक्टिविटी एट अ वेरी लार्ज लेवल ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग इज द कॉल्ड एज कॉमर्स। अब चौथी बात आती है एडवेंचर। अब देखिए एडवेंचर का मतलब क्या होता है, एडवेंचर का मतलब होता है दैट इज साहसपूर्ण काम करना। कोई मतलब बहुत ही कहते हैं ना एक ऐसा काम करना जो बहुत ही डेयरिंग बाज हो, बेसिकली जिसमें डेयरिंग हो, जिसमें गट्स चाहिए। और उसी इसमें हम ये भी जोड़ते हैं कि ये वो काम है जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया और आप पहली बार करने जा रहे हो। आपको ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, आपको रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम करके आप कुछ एक्सपीरियंस फील करना चाहते हो। ये आपने पहले कभी वो काम किया होगा पर रेगुलर नहीं हो। मतलब एडवेंचर एक ऐसी चीज जहाँ पे रेगुलरिटी नहीं आती। जैसे आप बहुत साल पहले कभी मान लीजिए स्पोर्ट्स ट्रैकिंग पे गए होंगे, जैसे आप जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, पैरासेलिंग होती है, स्काई डाइविंग होती है, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज होती है ना, ये सब एडवेंचरस एक्टिविटी होती है। आपको मजा आता है, एक साहस पर लगता है कि ये डेयरिंग वाला काम है, ये करके हमें एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होता है। तो ऐसे काम जो रूटीन में नहीं है, जो कभी कभार करते हो, शौकियाना तौर पे करते हो, मजे के लिए करते हो, तो ऐसे काम को हम एडवेंचरस काम कहते हैं, जहां पे हमें ये नहीं पता आगे क्या होगा, नहीं पता, पर हाँ ये काम करने में हमें मजा आता है, हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। तो ऐसे एडवेंचरस काम जब आप करते हो, तो ऐसे एडवेंचरस काम, अगर जो काम किया आपने एडवेंचरस में, वो क्या किया, ट्रेडिंग करी। जैसे मान लीजिए कभी कभार शौकियाना तौर पे मैं कोई प्लॉट्स खरीदता हूं और बेचता हूं, ये मेरा शौकियाना, मेरा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रहता है हमेशा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता क्योंकि मैं कई सारी दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, पर जब कभी मौका मिलेगा तो मैं कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं और उसको अच्छे भाव में वापस बेच देता हूं। तो या जमीन बिगाज में खरीदना और छोटे छोटे प्लॉट्स बना के बेच देना, ये मैं रेगुलर नहीं करता, कभी कभार करता हूँ। या फिर मान लीजिए कि मैं सपोज मानते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हूँ, मैं जब शौकियाना तौर पे वो प्रोडक्ट बनाता हूँ और बनाने के बाद लोगों को बेचता हूँ, तो मैन्युफैक्चर भी करते हो, तो ट्रेडिंग भी कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, पर शौकियाना तौर पे। तो आप ट्रेडिंग करते हो पर शौकियाना तौर पे, मैन्युफैक्चरिंग करते हो शौकियाना तौर पे, या कॉमर्स करते हो शौकियाना तौर पे। तो जब कभी कोई ऐसा काम करते हो एक अपने एडवेंचरस पर्पस के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी मस्ती के लिए, तो ऐसे काम को हम क्या कहते हैं, दैट इज एनी एडवेंचर इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। तो देखो आमतौर पे जैसे हम लेमैन की बात में करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक लाइन और जोड़ दूं कि ये जो आप काम कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी जिसमें आप कैपिटल, टाइम, पैसा और रिस्क लगा रहे हो, और साथ में रिटर्न क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, तो ये सारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, मतलब रोज कर रहे हो। तो रेगुलरिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बिजनेस के अंदर। अगर मैं लेमैन की बात करूं कि रोज सुबह उठ के दुकान पे जाना, फिर वहां पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, माल बेचना, ये काम करना,
तो मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, मैं टाइम भी लगा रहा हूँ, मैं रिस्क भी लगा रहा हूँ, प्रॉफिट लूंगा, लेकिन ये सब काम मेरा क्या है, रेगुलर बेसिस पे है, तो हम इसको बिजनेस मानते हैं। कभी कभार करने बैठूंगा तो शायद आप बिजनेस करने के लिए मना कर दो, नहीं सर ये तो आप साल में कभी एक बार करते हो या साल में कभी 2 बार आपने ये काम किया, तो इसको बिजनेस कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं रेगुलरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जुड़ता है हमारी लेमैन डेफिनेशन में। पर इनकम टैक्स में जब कहा गया ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स, तो यहाँ पे कभी ये नहीं कहा कि रेगुलर होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने एडवेंचर कहा, तो एडवेंचर तो वैसे भी कभी रेगुलर होता ही नहीं है। एडवेंचर का मतलब होता है कभी कभार करना। तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन ये भी दर्शाता है कि आपने ट्रेडिंग करी अपने शौक के लिए कभी कभार, तो भी वो बिजनेस होगा। मतलब रेगुलरिटी हो या ना हो, पर आपने ट्रेड किया है, आपने कॉमर्स किया, आपने मैन्युफैक्चर किया, तो बिजनेस बनने लायक है, उस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कहा जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर एडवेंचर वर्ड से ये एक साफ झलक दिखती है इनकम टैक्स की सोच की। इनकम टैक्स की सोच ये कहती है रेगुलरिटी इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्योंकि एडवेंचर का मतलब ही होता है, कौन करता है एडवेंचर रोज, एडवेंचर तो कभी कभार होता है, तो यहाँ पे ये शो होता है रेगुलरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेगुलरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये चारों नाम, अब आप मान लीजिए ट्रेड करोगे तो भी बिजनेस में आ जाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे तो भी बिजनेस में आ जाओगे, कॉमर्स वे में करोगे, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर को कॉमर्स लेवल पे करोगे, बड़े पैमाने पे करोगे तो भी मैं आप बिजनेस में आ जाओगे। और आप शौकिया तौर पे करते हो, एडवेंचरस वे में करते हो, शौकिया तौर पे ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर करते हो, तो भी आप बिजनेस में कहलाओगे। तो ये था हमारा बिजनेस का डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे लिखने में काम आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये बिजनेस की हुई। अब बात हम प्रोफेशन की अब करेंगे, लेकिन पहले बिजनेस वाले डेफिनेशन आप लिख लीजिए पूरा, मतलब उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बता दीजिए मुझे कि क्या ये यहाँ तक आपको क्लियर है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस प्रियंका, जयश्री। ओके जयश्री, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, तो अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन प्रोफेशन की तरफ, और प्रोफेशन के बाद मैं आपको वोकेशन भी समझा दूंगा। देखिए प्रोफेशन क्या कहता है। नाउ प्रोफेशन, अब प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, तो प्रोफेशन यहाँ पे इस तरह से समझाया गया है कि जब एक एसएससी कोई एक्टिविटी करता है और वो एक्टिविटी के लिए क्या इन्वॉल्व कर रहा है, अब वो इन्वॉल्व कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट अपनी क्वालिफिकेशन प्लस अपनी नॉलेज जो उसके पास है, प्लस स्किल्स पब्लिक टैलेंट्स प्लस एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो उसके पास है। तो क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड एक्सपीरियंस जब वो इन्वॉल्व करता है और फिर जब रिजल्ट निकल के आता है, तो फिर ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, तो इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल एक्टिविटी बनने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब देखिए मैं किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट साइन करता हूँ, तो बताइए क्या मैंने अपनी क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अपनी क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल करता हूँ, तब जाके मैं उसकी ऑडिट कर पा रहा हूँ। अपने पास जो भी कंपनीज एक्ट के नॉलेज है, लॉज है, की नॉलेज है, मुझे टैक्सेशन की नॉलेज है, अब इस नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। मेरे पास इतने सालों से काम करते करते स्किल और टैलेंट भी डेवलप हुआ है और तजुर्बा भी है। तो जब मैं इन सबका मिक्सचर करके जब मैं यूज़ करता हूँ और अपनी वो एक्टिविटी पूरी करता हूँ और उससे मुझे अगर पैसे मिलते हैं, तो ये मेरी कहलाती है प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो जब भी आपको ये कहना है कि सर ये तो प्रोफेशनल एक्टिविटी, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट्स एंड एक्सपीरियंस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों के पास ये सब चीज़ें होती हैं पर ये चीज़ नहीं होती है। तो जब ये तीनों चीज़ें हैं, नॉलेज है, स्किल्स है, टैलेंट्स है और एक्सपीरियंस है, पर क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब एक आदमी सीए तो नहीं बना
सीए की कोशिश कर रहा था, सीए नहीं बन पाया, लेकिन उसको सीए का नॉलेज पूरा है क्योंकि इतने सालों तक सीए के साथ रह रह के उसने बहुत ज्यादा काम किया। उसको पूरी नॉलेज है कि ऑडिट कैसे होती है, क्या देखना है, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। उसके पास स्किल्स है, टैलेंट्स है और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा हो गया और वो एक्टिविटी करता है। लेकिन अब सिर्फ क्वालिफिकेशन को हटा दो, बाकी वो सारी चीजों को यूज करके वो एक्टिविटी करता है और उससे पैसे भी कमा रहा है। तो ऐसे पैसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पैसे को, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, सॉरी, तो इसको हम बोलेंगे वोकेशनल एक्टिविटी। वोकेशनल एक्टिविटी। तो ये फर्क होता है प्रोफेशनल एक्टिविटी और वोकेशनल एक्टिविटी में। वोकेशनल एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटी में सिर्फ एक ही चीज का वो है इन्वॉल्वमेंट कि प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर क्वालिफिकेशन जुड़ा हुआ है, जबकि वोकेशनल एक्टिविटी के अंदर दैट इज क्वालिफिकेशन जुड़ा हुआ नहीं है। तो मतलब एक टैक्स प्रैक्टिशनर लोगों के रिटर्न फाइल करता है, लोगों के अकाउंटिंग का काम करता है, तो ऐसे केस में वो नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट और एक्सपीरियंस का यूज ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वोकेशनल एक्टिविटी से इनकम हो रही है। और अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वो काम करता है तो उसको हम बोलेंगे प्रोफेशनल एक्टिविटी से इनकम हो रही है। अब ये जो हेड है, ये जिस जिस हेड की हम बात कर रहे हैं, तो इस हेड के अंदर ये हेड का नाम क्या है, पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसमें कौन कौन सी इनकम आएगी, तो इसमें इनकम वो आएगी जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 41। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि ये इनकम रिलेटेड होनी चाहिए किससे, रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। ये रिलेटेड होनी चाहिए टू बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी, या फिर और वोकेशनल एक्टिविटी। इनकम तो वही होगी जो 28 में या 41 में आएगी, मतलब उस इनकम का नाम 28 और 41 में होना चाहिए, ये बात हम जानते हैं। लेकिन ये वो जो इनकम जो है जो 28 में आ रही है और 41 में आ रही है, लेकिन वो किससे रिलेट हो रही है, वो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट हो रही है वो प्रोफेशनल एक्टिविटी से रिलेट हो रही है, वो वोकेशनल एक्टिविटी से रिलेट हो रही है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी करी, ठीक है, तो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई काम मैंने किया, अब वो प्रोफेशनल इनकम हो रही है, अब मैं बिजनेस हेड की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं 28 और 41 को चेक करूंगा कि उस इनकम का नाम उसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अब जो एक इनकम जो है मेरी, जो एक्टिव जो भी इनकम है मेरी, अब वो इनकम मेरी बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी से जुड़ी हुई नहीं है, तो मैं 28 और 41 में जाऊंगा ही क्यों, क्योंकि मुझे पता है वो बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ ही नहीं। तो सबसे पहली चीज तो वो बिजनेस या प्रोफेशनल या वोकेशनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर उसमें देखना है कि वो 28 और 41 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि रेंटल इनकम आ रही है तो आप 22 के बाहर खड़े हो गए, फिर आप 22 की 3 कंडीशन देखोगे। जब कोई इनकम रेंटल इनकम ही नहीं है तो आप 22 के पास जाओगे ही क्यों, और वो 3 कंडीशन देखोगे ही क्यों। तो उसी तरह से आपकी कोई भी इनकम अगर बिजनेस से जुड़ी हुई है, प्रोफेशन से जुड़ी हुई है या वोकेशन से जुड़ी हुई है, तब जाके आप 28 के पास जाओगे या 41 के पास जाओगे और देखोगे कि आपका नाम उसमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें मैच हो गया तो आप बिजनेस हेड या प्रोफेशन हेड में एंटर कर जाओगे, वरना आप एंटर नहीं करोगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो आप ये प्रोफेशनल एक्टिविटी का पूरा चार्ट देख लीजिए एक बार, और नीचे वाला भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए आप लोग। इज देयर एनी डाउट? जस्ट अब जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट से। ओके, चलिए आई होप ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। सो शुड वी मूव फर्दर नाउ, हम आगे बढ़े? यस, यस जयश्री, प्रियंका, आगे बढ़ना चाहिए क्या? प्रोफेशन वोकेशन को लेके कोई डाउट है तो अभी यहाँ पे इसी मोमेंट पे क्लियर कर लो, आगे कैरी मत करना इस डाउट को। ओके
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि आखिर सेक्शन 28 में हमें ये पता चल गया कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, वोकेशनल क्या है। अब आगे से हमें कोई भी अगर एक्टिविटी से मुनाफा हो रहा है और वो एक्टिविटी अगर बिजनेस, प्रोफेशन या वोकेशन से जुड़ी हुई है, तो मैं सीधा उसको 28 के बाहर लेके जाऊंगा और 28 में चेक करूंगा कि उसका नाम 28 में कवर हो रहा है कि नहीं, और या फिर 41 में लेके जाऊंगा, देखूंगा 41 में उसका नाम कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उनमें उसका नाम कवर हो रहा है तो मैं सीधा पीजीपी हेड पे जाकर एंटर हो जाऊंगा। लेकिन उसके पहले मुझे क्या देखना होगा, वो एक्टिविटी से होने वाली इनकम बिजनेस, प्रोफेशन या वोकेशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और मैं बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन इन तीनों के मतलब को समझ चुका हूं। मुझे पता है कि बिजनेस किसको बोलता है, मुझे पता है प्रोफेशन किसको बोलता है और वोकेशन किसको बोलता है। अगर ये क्लियर है तो अब 28 पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए हम सेक्शन 28 की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा सेक्शन नंबर 28। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चार्जेबिलिटी सेक्शन। चार्जेबिलिटी सेक्शन। अब चार्जेबिलिटी सेक्शन में हमारे पास सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 28 क्लॉज नंबर 1। अब क्लॉज 1 क्या कहता है, जरा देखिए ध्यान से। क्लॉज 1 कहता है एनी प्रॉफिट ऑब्लिक गेन, एनी प्रॉफिट ऑब्लिक गेन फ्रॉम बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशनल एक्टिविटी, फ्रॉम बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशनल एक्टिविटी carried out carried out by assessee at any time during the previous year, at any time during the previous year। अब देखिए ये इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि आपको क्या, आपके हाथ में क्या है, कोई प्रॉफिट है या गेन है, और वो कहाँ से आया, ये प्रॉफिट और गेन आपको कहाँ से आया, बिजनेस से आया, प्रोफेशन से आया, बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी से आया। और ये किसने कैरी किया, इट इज बिन कैरिड बाय एसएससी। ठीक है, और कब कैरी किया, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस। तो अगर आपके हाथ में अगर कोई प्रॉफिट है या गेन है और ये बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी से आ रहा है, और ये एक्टिविटी कौन कर रहा था, एसएससी कर रहा था, और कब कर रहा था, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फिर आपकी ये इनकम सेक्शन 28 क्लॉज 1 के अंदर आ जाएगी। ये है सेक्शन 28। उसी तरह से सेक्शन 28 का क्लॉज 1, उसी तरह से ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट, सेक्शन 28 क्लॉज नंबर 2। अब क्लॉज 2 कहता है एनी कंपेंसेशन, any compensation related to business activity, related to business oblique professional activity। अब ये भी पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर आपको जब कोई कंपेंसेशन मिलता है बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ, तो वो कंपेंसेशन भी क्लॉज 2 के अंदर आएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, कंपेंसेशन में ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मैं नटशेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपेंसेशन बिजनेस जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि सपोज आपको इतने गुड्स सप्लाई करने हैं और वो भी इस टाइम तक करने हैं। अगर आप इस टाइम तक नहीं कर पाओगे तो आपको 40,000 रुपए का कंपेंसेशन देना पड़ेगा, जो हमें नुकसान होगा उसका। तो सामने वाला पार्टी लेट हो गया, उसने उतने टाइम ड्यूरेशन में सप्लाई नहीं कर पाया। अब हमने उसके ऊपर कंपेंसेशन चार्ज किया और उसने हमें कंपेंसेशन 40,000 रुपए का दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट टूटा, और कॉन्ट्रैक्ट में ये पॉइंट लिखा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट टूटने की नौबत आएगी तो 40,000 का कंपेंसेशन देना होगा, और ये 40,000 का कंपेंसेशन आपको दिया गया। तो ये 40,000 का कंपेंसेशन जो आपको मिलेगा, ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से मिला है। तो जब भी कंपेंसेशन बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होगा, तो वो कंपेंसेशन का पैसा सेक्शन 28 क्लॉज 2 में कवर होता है। देखो क्लॉज 1 अपने आप में इतना बड़ा है, जो भी हमने पढ़ा, आपका लगभग सभी तरह का प्रॉफिट एंड गेन्स, जो भी पीएनएल में प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस से, वो सब ऑटोमेटिक क्लॉज 1 के नाम पे आ जाएगा। 28 क्लॉज 1 बहुत बड़ा है अपने मायने में अगर देखा जाए तो। लेकिन अब क्लॉज 2 से हमें बहुत स्पेसिफिक नाम देखने को मिलेंगे, बहुत स्पेसिफिक मतलब बहुत ही यूनिक नाम देखने को मिलेंगे। जैसे क्लॉज 2 में किसका नाम आया, क्लॉज 2 में नाम आया कंपेंसेशन का। इसी तरह से अब हमारे सामने आएगा क्लॉज नंबर 3। अब क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है वो देखिए। क्लॉज नंबर 3 कहता है 3, ये कहता है एनी इनकम फ्रॉम
ट्रेड प्रोफेशन ऑब्लिक सिमिलर एसोसिएशन, ट्रेड प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन for rendering any specific service any specific service any specific service to its member to its member। अब ये क्या पॉइंट है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्पेसिफिक सर्विस को मैं अंडरलाइन करता हूँ, ट्रेड प्रोफेशन सिमुलेशन को भी अंडरलाइन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता हूँ क्लॉज 3 का, कि एनी इनकम, आपको कोई कमाई हो रही है ट्रेड से, प्रोफेशन या सिविल एसोसिएशन से, फॉर रेंडरिंग एनी स्पेसिफिक सर्विस, कोई स्पेसिफिक सर्विस दे रहे, किसको दे रहे? टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर को। अब ये क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो, आप जिस शहर में रह रहे हो वहां पे बहुत सारे क्लब्स होंगे। अब किस तरह के क्लब, मैं आपको बताता हूँ। जैसे रोटरी क्लब का नाम सुना होगा, लायंस क्लब का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे ऐसे क्लब्स होंगे। रोटरी क्लब काफी फेमस, आप लोग ने देखे होंगे, आपके यहाँ पे भी रोटरी क्लब्स होंगे। या फिर कोई इस तरह का क्लब, जैसे हमारे यहाँ पे उदयपुर में एक फील्ड क्लब है, या रोटरी क्लब्स है, या फिर लायंस क्लब है। ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं। तो उनमें क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं, एक क्लब बनाते हैं, और उनका एक उद्देश्य होता है, और वो उस उद्देश्य पे काम करते हैं। सपोज वो समाज सेवा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है कि वो सारे मेंबर इकट्ठा होकर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एक मेंबर उस पर्टिकुलर क्लब में कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब वो कंट्रीब्यूशन देते हुए पैसा इकट्ठा हो जाता है, और वो पैसा उन्हीं के वेलबींग के ऊपर खर्च होता है, उन्हीं के पर्पस के ऊपर खर्च होता है। जब वो पैसा बचता है, सरप्लस, जैसे सपोज 100 मेंबर थे, हर मेंबर ने मान लीजिए 1,000 रुपए इकट्ठा किया, तो 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अब वो 1 लाख रुपए उन्हीं के ऊपर खर्च किया गया। समझना इस बात पे, जब उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाता है, उन्हीं के पर्पस पे खर्च किया जाता है, और सरप्लस बच गया 20,000 रुपए का, तो ये 20,000 रुपए इनकम नहीं होती है। इट इज नॉट एन इनकम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप और आपके फ्रेंड, आपके 2 फ्रेंड, और आप तीनों जन मिलके पिकनिक पे जा रहे हो, और तीनों ने 1,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए। जब आप पिकनिक पे गए, वहां पे सारा पूरा दिन एंजॉय किया, उसके बाद जब वापस लौट के आए तो पता चला कि 200 रुपए बच गए। तो ये 200 रुपए किसकी इनकम है? ना आपकी, ना आपके दोनों दोस्तों। आप लोग ने कॉमनली कंट्रीब्यूट किया और कॉमन कंट्रीब्यूशन पे खर्च किया, और जब बच गया तो उसको, बचे हुए पैसे को इनकम कभी भी नहीं कहा जा सकता। तो ठीक यहाँ पे जब 3 दोस्त इकट्ठा होके अपने खुशी के लिए, अपनी वेलबींग के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, तो क्लब भी यही होता है। सारे मेंबर इकट्ठा होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और उन्हीं के पर्पस पे खर्च किया जाता है। और जब खर्च होता है और सरप्लस बचता है, तो सरप्लस को कभी भी इनकम नहीं माना जाता। लेकिन लेकिन अगर वो क्लब किसी एक पर्टिकुलर मेंबर से स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करे, और सिर्फ उसी को स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करे। जैसे हमारे यहाँ पे एक फील्ड क्लब है, उन्होंने अपनी कोई उन्होंने उन्होंने जब भी पैसे इकट्ठा, उन्होंने एक जमीन खरीदी और गार्डन के रूप में डेवलप कर दिया, और कहा कि ये गार्डन बेसिकली मेंबर्स के लिए होगा। तो जब भी मेंबर के नवरात्रि का फंक्शन होता है, गणेश उत्सव होता है, तो उसी ग्राउंड पे किया जाता है। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर किसी मेंबर को अपने पर्सनल, निजी, व्यक्तिगत पर्पस के लिए गार्डन चाहिए, तो वो क्लब को अप्लाई करे, क्लब उसको कंसेशनल रेट में वो गार्डन दे सकता है। तो सपोज मेरे घर पे एक फंक्शन था, मैं उस क्लब का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ, मेरे घर पे कोई सोशल फंक्शन है, मैं क्लब के पास गया, मैंने कहा कि एक दिन के लिए मुझे गार्डन किराए पे चाहिए, तो कितना रेंट होगा? तो क्लब ने बोला 30,000 रुपए। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो क्लब ने कहा 30,000 रुपए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप चार्ज कर दीजिए, मुझे गार्डन इस तारीख के लिए बुक कराना। अब मैंने 30,000 रुपए क्लब को दे दिए। क्लब ने मुझे एक्सक्लूसिव, मुझे अकेले को राइट्स दिए कि उस दिन विशाल तू यूज करेगा अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने सोशल फंक्शन के लिए। तो क्लब मुझसे स्पेसिफिकली एक अमाउंट चार्ज करता है, और अकेले मुझे ही एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहा है। ठीक है, अब वो 30,000 रुपए में क्लब का भी तो कोई ना कोई खर्चा होगा, गार्डन के मेंटेनेंस और लाइट बिल, ये वो मिला के, तो सपोज 5,000 का खर्चा हुआ क्लब का, कि गार्डन की साफ सफाई और उसके अलावा लाइट बिल वगैरह मिला के, तो 25,000 रुपए सरप्लस बच गए क्लब के हाथ में। ये जो सरप्लस बचेगा, ये क्योंकि ये अकेले एक मेंबर को सर्विस दी गई और उसके रेस्पेक्ट में सरप्लस बचा गया, तो ये जो 25,000 रुपए बचेगा, ये क्लब के लिए इनकम है। लेकिन क्लब कभी पैसे कमाने के काम पर्पस पे तो काम करती नहीं है। अब क्लब के लिए समस्या ये हो जाती है कि ये 25,000 रुपए इनकम तो है, चलो मान लिया, पर ये जाएगा कौन से हेड में? क्योंकि ये सैलरी है नहीं, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। अब क्या इसको बिजनेस इनकम माना जाएगा?
तो यहाँ पे 28 कहता है यस, इसको बिजनेस इनकम मानते हुए 28 क्लॉज 3 का नाम लेते हुए आप पीएल के क्रेडिट साइड में आ सकते हो। तो इसलिए आप देखिए, अब अगर आपका ट्रेड प्रोफेशनल सिविल एसोसिएशन है, जिसको हम शॉर्ट में अगर कहना चाहे, तो इसको अगर मैं नाम दूं एक, तो मैं इसको कह सकता हूं ये एक तरह का क्लब है। क्लब, सॉरी ये हटा दो, ये एक तरह का क्लब है। क्लब, क्लब मतलब फॉरम, एसोसिएशन, ग्रुप, कुछ भी नाम दे दो। तो अब ये क्लब है और ये इनकम अनकर एनी इनकम फ्रॉम क्लब फॉर रेंडरिंग एनी स्पेसिफिक सर्विस, फॉर रेंडरिंग एनी स्पेसिफिक सर्विस टू इट्स मेंबर। तो स्पेसिफिक सर्विस दी ना, ये गार्डन दिया आपने, स्पेसिफिक सर्विस है किसको, अपने मेंबर को। तो फिर इस केस में ये क्या बन जाएगा आपके लिए, बिजनेस इनकम 28 में आएगा। तो ये क्लब के लिए एक बिजनेस इनकम है जो 28 क्लॉज 3 के हिसाब से इस पीजीपी हेड में आना चाहिए। ओके, अब आप सब लोग मुझे बताओ, क्योंकि क्लॉज 3 बहुत यूनिक था, डिफरेंट है, अगर इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए अभी, बोलिए। और इसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट देने का वो कहता हूँ, आप इसको एक काम कीजिए, क्लॉज नंबर 1 2 3 तीनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। जस्ट मिनट, वापस मैं फ्रेम करूँ, रुको एक सेकेंड। आई थिंक सो अब क्लियर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कोई डाउट लग रहा है तो बता दीजिए अभी क्लॉज 3 को लेके। ओके, जय श्री प्रियंका। ओके, ठीक है, तो चलो क्लॉज 3 भी कंप्लीट हुआ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको पूरा समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्लॉज 3A से लेके 3E, फिर क्लॉज 4 और क्लॉज 5। देखिए अब आगे क्या है, 3 तक तो आपने कर लिया, अब हमारे पास अगला आता है, दैट इज सीरियल नंबर 4, और ये आएगा सेक्शन 28 क्लॉज नंबर 3A टू 3E तक। ठीक है, अब ये फोर्थ इनकम है जो क्लॉज 3A से 3E में आती है, इसका नाम है एन इनकम, एन इनकम फ्रॉम, जस्ट मिनट फ्रेंड्स, एक अर्जेंट कॉल है, एक सेकेंड।
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्लॉज नंबर 3 से लेके क्लॉज ई में क्या लिखा हुआ है मैं बता दूं। एनी एन इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। अब एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में क्या क्या आता है, लाइक एक हो गया सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सेट्रा। तो ये बहुत कॉमन है जो हमें जनरली देखने को मिलता है। तो ये कहता है पॉइंट कि क्लॉज 3A से लेके 3E के अंदर कि आपको कोई इनकम हो रही है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के नाम पे। आप एक्सपोर्ट करते हो और उसके बदले में आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलता है। किस तरह के इंसेंटिव मिलता है? तो बहुत कॉमन है कि आप जब एक्सपोर्ट करोगे ना, सरकार आपको प्रेरित करती है कि और एक्सपोर्ट करो, और एक्सपोर्ट करने पे सरकार ये भी कहती है कि आपने इस गुड्स को बनाते वक्त जितनी भी ड्यूटीज दी थी, जीएसटी दिया होगा, आपने जो भी और ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह दिए होंगे, वो सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम आपको ड्रॉबैक के रूप में, ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में वापस लौटा देंगे। तो सरकार आपको वो रिफंड करती है। तो इस तरह के ड्यूटी ड्रॉबैक्स भी आपको मिलते हैं। तो ये पैसा वापस आपको कैशबैक के रूप में मिलता है एक तरह से। तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक आपके लिए एक तरह से इनकम है, और ये इनकम आपकी बिजनेस इनकम की तरह कंसिडर होनी चाहिए। उसी तरह से आपका इंपोर्ट लाइसेंस क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो सरकार आपको कहती है आपने इतना एक्सपोर्ट किया तो हम आपको लाइसेंस देते हैं कि आप इतना सामान इंपोर्ट कर सकते हो। और अब वो इंपोर्ट लाइसेंस अगर आपके काम नहीं आ रहा है तो आप मार्केट में किसी को बेच सकते हो। तो आपने जब वो इंपोर्ट लाइसेंस किसी को बेचा और उससे पैसा अगर मिला तो ये भी आपकी इनकम है, और ये इनकम बिजनेस इनकम है। तो जब कभी सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस दिखाई दे, ये आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिखाई दे, तो ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी सेक्शन 28 क्लॉज 3A से 3E के अंदर। ठीक है, क्लियर है। और भी होते हैं ड्यूटी, कैश असिस्टेंस भी होते हैं, सरकार आपको कैश असिस्टेंस भी देती है। तो कैश असिस्टेंस दिखाई दे और लिखा होगा कि आपने इतना एक्सपोर्ट किया, या आपने रूल्स फॉलो किए, तो सरकार आपको कैश असिस्टेंस दे रही है, या ड्यूटी ड्रॉबैक दे रही है, या जो भी है, पर वो नाम आएगा हमेशा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के नाम पे। तो जब भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के नाम पे कुछ भी मिले, वो सब आपकी बिजनेस इनकम होती है 28 से लेके 28 क्लॉज 3A से 3E के अंदर। अब जो पांचवा नाम आता है इसमें हमारे सामने, वो आता है सेक्शन 28 क्लॉज नंबर 4। क्लॉज 4 कहता है एनी बेनिफिट, एनी बेनिफिट दैट इज बेसिकली इज नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स सैलरी के अंदर आप पढ़ते हो जनरली परक्यूसिट, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि क्या होता है परक्यूसिट। जिन्होंने सैलरी पढ़ रखी है उनको आइडिया होगा। तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहा है, एनी बेनिफिट दैट इज नॉन मॉनेटरी, जिसको हम परक्यूसिट्स कहते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशनल एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो ये भी हमारी बिजनेस इनकम होती है, और ये हम सेक्शन 28 के अंदर 28 क्लॉज 4 के माध्यम से हम पीजी दैट इज पीएनएल के अंदर क्रेडिट कर सकते हैं। अब जरा इस चीज को समझना है, एनी बेनिफिट जो कि नॉन मॉनेटरी, जिसको हम परक्यूसिट कहते हैं, वो अगर बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी, तो उसको हम 28 क्लॉज 4 के माध्यम से बिजनेस हेड में एंटर करेंगे। मैं आपको इसके बारे में एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, सपोज मान लीजिए आइसक्रीम्स का। अब मुझे यहाँ पे आइसक्रीम का जो बिजनेस है, जो मेरा वेंडर है बेसिकली, जो मुझे माल सप्लाई करता है, उसने मुझे एक ऑफर दिया कि सर इस साल आपका टारगेट, अगर आपने 5 करोड़ की आइसक्रीम बेच दी, 5 करोड़ की आइसक्रीम बेची, तो आपको हम फैमिली के साथ आपको सिंगापुर के टूर पे भेजेंगे। तो ये मेरे लिए नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हुआ सबसे पहले, क्योंकि मुझे कैश कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे आने जाने और वहाँ रहने का सारा खर्चा मेरी दैट इज वो सप्लायर उठाएगा, क्योंकि मैंने उसका टारगेट पूरा किया, टर्नओवर 5 करोड़ का। तो मैंने इस साल 5 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लिया। अब उसने मुझे, मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को खर्चे करके हमें सिंगापुर भेजा, सिंगापुर हमने घुमा और वापस हम लौट के आ गए। तो ये जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हुआ परक्यूसिट, इसमें टोटल खर्चा जो हुआ था सप्लायर का, वो हुआ सपोज 4 लाख रुपए का। तो ये 4 लाख रुपए मेरे लिए नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट है, और ये मेरी बिजनेस इनकम की तरह कंसिडर की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बिजनेस के हिसाब से। अब उसी तरह से मान लीजिए मैं प्रोफेशन की बात करूं। अब मान लीजिए कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, और आप में से एक स्टूडेंट मेरे से पढ़ते पढ़ते टैक्स के अंदर 100 में से 99 मार्क्स लेके आया।
और वो स्टूडेंट के पेरेंट्स बहुत खुश हुए, और उनमें से एक स्टूडेंट जो जिनके 99 मार्क्स आए, उसके पेरेंट्स मेरे पास आए, मुझे कहा कि विशाल सर हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे गोल्ड की चेन ऑफर करी कि सर ये चेन आपको हमारी तरफ से, आपने हमारे बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया तो ये हमारी तरफ से आपको है। तो ये मेरे प्रोफेशन जो मैंने किया, मैंने एक्टिविटीज आपको दी, मेरे प्रोफेशनल एक्टिविटी जो मैंने आपको पढ़ाया, उससे खुश होके आपने मुझे ये रिवॉर्ड दिया, और ये नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट, और ये जो चेन है वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, प्रोफेशनल इनकम, और ये इसको मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में लेके आऊंगा। एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट की सर्जरी करता है, पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर निकालता है, घर वाले बहुत खुश होते हैं, और घर वाले जो है अब वो पेशेंट के अच्छे इलाज के लिए अब वो डॉक्टर को एक कार गिफ्ट करते हैं। तो कहने के लिए कार गिफ्ट हो गई, आपके पेरेंट्स ने मुझे गोल्ड चेन गिफ्ट करी, वो गिफ्ट नहीं है बेसिकली, वो उस पर्सन के लिए नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट, और वो बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी की वजह से आया है, यूं ही नहीं आया। डॉक्टर ने अच्छा ऑपरेशन किया इसलिए उसको वो मिला, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा इसलिए मुझे वो गोल्ड चेन मिली। तो ये जो परक्यूसिट है पूरी तरह से मेरे प्रोफेशनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे मिला, इसीलिए ये मेरी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम में जुड़ेगा और बिजनेस एंड प्रोफेशनल हेड में आएगा। ये कहता है क्लॉज नंबर 4। तो क्लॉज 3A से लेके 3E और क्लॉज नंबर 4, इन दोनों में कोई डाउट है तो बताइए पहले मुझे, बोलिए। आप में से किसी को भी इसमें से कोई डाउट हो तो बताया। जयश्री, प्रियंका, और भी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्लॉज नंबर 3A टू 3E क्लियर है, और क्लॉज नंबर 4 भी क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब मैं नेक्स्ट छठी इनकम, सिक्स्थ इनकम हमारी है क्लॉज नंबर 5, उस पर आता हूं। ओके, अब चलिए क्लॉज नंबर 5 पे आते, क्लॉज नंबर 5 पे आते हैं, और इनकम है हमारी छठी इनकम, सिक्स्थ इनकम, और ये है सेक्शन नंबर 28 क्लॉज नंबर 5, और इसको हम कहते हैं एनी इनकम टू पार्टनर्स ऑफ फर्म in the name of any income to partners of firm in the name of, you go एक second, any income to partners of firm from firm from firm system, from firm in the name of salary, bonus, fees, royalty, etc. will be treated as business income for partner. Will be treated as business income for partner. अब इसका क्या मतलब है, जरा यहाँ पे ध्यान से समझना। एक पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म में काम करता है। जब वो एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में काम करता है तो वो कई तरह की सर्विसेज भी देता है अपने फर्म को, और फर्म उसके बदले उसको सपोज मान लीजिए सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, फीस दे रही है, रॉयल्टी दे रही है, जो भी दे रही है, उन सबको हम पार्टनर के लिए क्या मानेंगे, बिजनेस इनकम। तो मैं पार्टनर हूं किसी पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म बोलती है विशाल ये लो तुमने इतना काम किया, ये लो 4 लाख रुपए की सैलरी। अब वो मुझे 4 लाख रुपए की सैलरी बोल के दे रहा है, पर उसको सैलरी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसको बिजनेस इनकम की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। उसी तरह से ये होता है कि भाई अल्टीमेटली फर्म ने मुझे बोनस दिया, फर्म ने मुझे कमीशन दिया, फर्म ने मुझे रॉयल्टी दी, तो मुझे जो भी फर्म दे रही है पार्टनर को दे रही है, तो पार्टनर के लिए वो हमेशा बिजनेस इनकम की तरह ही कंसिडर किया जाएगा, बिजनेस इनकम कंसिडर किया जाएगा। और बिजनेस इनकम के हिसाब से मुझे अब ये इनकम को सेक्शन 28 क्लॉज 5 के माध्यम से मुझे बिजनेस हेड में लाना होगा। तो एक पार्टनर उन इनकम को सैलरी हेड में नहीं लेके जाएगा या किसी और हेड में नहीं लेके जाएगा, पार्टनर उस इनकम को बिजनेस हेड में ही लेके आएगा।
बिजनेस हेड में ही लेके आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्लॉज नंबर 5 हुआ। तो आई होप ये भी आपका टॉपिक क्लियर है। तो इनकम टू पार्टनर ऑफ फर्म फ्रॉम फर्म, फर्म से मिल रहा है इन द नेम ऑफ सैलरी, बोनस, फी, रॉयल्टी एक्सेट्रा, कुछ भी नाम से बी ट्रीट एज बिजनेस इनकम फॉर पार्टनर। पार्टनर के लिए वो बिजनेस इनकम ट्रीट होगी, और पार्टनर के लिए जब वो बिजनेस इनकम ट्रीट होगी तो वो बिजनेस हेड में जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्लॉज नंबर आपने आई थिंक सो, हाँ, 3A से बाकी है आपका, 3A से लेके 3E, क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5। ये आप पूरा कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा यहाँ पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये 3 क्लॉज हमारे ये और हो गए, तो पहले 3 और अब ये 3, टोटल हमने यहाँ पे 6 इनकम डिस्कस करी और हमारे क्लॉज हो गए 5 तक। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, या एक काम करते हैं, मेरे को लगता है थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। आप क्लॉज नंबर 3A से 3E और क्लॉज नंबर 4 इन दोनों का ले लीजिए पहले, फिर क्लॉज 5 का अलग से लीजिए, इसका ले लीजिए अब, तो थोड़ा क्लियर विजिबल होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आ जाइए क्लॉज नंबर 5। ठीक है, क्लॉज 5 का भी ले लीजिए आप, एक क्लॉज नंबर 5 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट, क्लॉज नंबर 5A, हमारी नेक्स्ट इनकम, इनकम नंबर 7, सेक्शन 28 क्लॉज 5A। अब ये कहता है एनी सम रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल, रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल, एनी सम रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ not doing any business oblique professional activity or not sharing any know-how, patent, डिजाइन एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे कहता है क्लॉज 5A कि आपको कोई पैसा मिला है या मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है, इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉट डूइंग एनी बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी और नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, डिजाइन एक्सेट्रा। तो मैं आपको इसके एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब मेरा एक बिजनेस, सपोज मान लीजिए मेरा बिजनेस है बिस्किट्स बनाने का, मैं, या सपोज मान लीजिए मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, और मैं जो आइसक्रीम बेचता हूँ वो अमूल की आइसक्रीम बेचता हूँ, और वाडीलाल की भी बेचता हूँ, और मान लीजिए नेचुरल आइसक्रीम भी बेचता हूँ, क्वालिटी वॉल्स की भी बेचता हूँ, बहुत सारी आइसक्रीम बेचता हूँ। अब मेरे पास अमूल वाला आया, बोला कि विशाल कल से आप अमूल के अलावा कोई और दूसरी आइसक्रीम मत बेचना। मैंने बोला क्यों? बोले अगर आप ऐसा हमारी बात मानते हो तो हम क्या करेंगे, हम आपको कुछ पैसे देंगे, आप सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारी आइसक्रीम बेचोगे और कुछ दूसरी कोई आइसक्रीम नहीं बेचोगे। तो मुझे कोई दूसरा मतलब एक्टिविटी, मतलब एक आदमी आके मुझे मेरे बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी करने से मना कर रहा है और उसके बदले मुझे पैसे दे रहा है। तो कोई बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी मत करने, नहीं करने के बदले अगर जब मुझे पैसा दे रहा है तो उस पैसे को हम बिजनेस इनकम कहते हैं। जैसे मैं सीए वाले को पढ़ाता हूँ, सीएस वाले को पढ़ाता हूँ और सीएमए वाले को पढ़ाता हूँ, और मेरा बेसिकली रोल है इंटरमीडिएट और फाइनल को पढ़ाना और फाउंडेशन को भी पढ़ाना। अब एक इंस्टीट्यूट आता है मुझे कहता है विशाल कल से आप फाउंडेशन वाले बच्चों को मत पढ़ाना और आगे वाले बच्चों को पढ़ाओ चलेगा, पर फाउंडेशन को मत पढ़ाना। तो मैं कहूँगा ऐसा क्यों करूँ, और ऐसा करने से मेरे को घाटा है। बोले आपका घाटा नहीं हो देंगे, हम आपको प्रॉफिट ही देंगे, आपको ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन आप फाउंडेशन को मत पढ़ाना। तो मैंने फाउंडेशन को पढ़ाना बंद कर दिया और उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए। तो अब ये भी पॉलिसीज मार्केट में होती है। तो जब मुझे कोई बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं करने के लिए पैसे मिलते हैं
तो ये भी हमारे लिए बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम के बराबर होती है। और दूसरा है नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, डिजाइन एक्सेट्रा। अब मैंने कहीं से फ्रेंचाइजी ली, सपोज मैंने मान लीजिए मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ली। अब मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ली तो मैकडोनल्ड में जो बेसिकली बर्गर कैसे बनता है, दूसरी सब चीजें कैसे बनती है, मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया कि ये चीज आप किसी से भी शेयर नहीं करोगे। ठीक है, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। अब चूंकि मुझे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी मिली है तो मैं डेफिनेटली सामने वाले को क्या दूंगा, उसकी रॉयल्टी दूंगा। तो जब भी मैं पेटेंट, डिजाइन, नोहाउ, फ्रेंचाइजीज, इनके नाम पे जब मैं सामने वाले ओनर को रॉयल्टी देता हूँ तो सामने वाला जो बंदा है जिसको ये पैसा मिल रहा है वो पैसा उसके लिए क्या है, उसके लिए बिजनेस इनकम है। तो ये जो रॉयल्टी इनकम जब हम किसी को देते हैं तो सामने वाले के लिए वो रॉयल्टी इनकम क्या बन जाती है, एज अ बिजनेस इनकम। तो ये क्लॉज नंबर 5A में समझाया गया। और इसी तरह से 5A के बाद अगला सेक्शन जो हमारे सामने आता है एट्थ इनकम। एट्थ इनकम कहती है सेक्शन 28 क्लॉज नंबर 6। अब क्लॉज नंबर 6 क्या कहता है? क्लॉज नंबर 6 कहता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से हमें कंपेंसेशन मिला तो ये कंपेंसेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम। अब मैं समझाता हूँ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। देखिए नाम से पता चलता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब बिजनेस का जो मेन व्यक्ति होता है उसके नाम पे इंश्योरेंस लिया जाता है। बिजनेस में अक्सर डर लगता रहता है कि मेरे बिजनेस में जो सबसे की पर्सन है, मतलब एक्स वाई जेड, ये मेरे की पर्सन है, कल को उनको कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरा बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा, मेरा बिजनेस नीचे फॉल करने लग जाएगा और उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा और मुझे नुकसान होगा। तो मेरा प्रॉफिट कम ना हो, मुझे नुकसान ना हो, उसकी भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो कल कोई एक्स वाई जेड को कुछ हो जाता है, उसकी वजह से मेरे बिजनेस में इंपैक्ट आएगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो जितना मेरा प्रॉफिट कम होगा वो पूरी भरपाई कौन करके देगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे इंश्योरेंस जब हम लेते हैं इसको हम बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब क्या हुआ कि वाकई में कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ और उसकी वजह से मुझे पैसा मिला तो वो मेरे प्रॉफिट को सब्सिट्यूट करके दे रहा है, मेरे प्रॉफिट के नुकसान की भरपाई करके मुझे इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है। तो जब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से मुझे इस तरह के कंपेंसेशन मिलेंगे तो ये कंपेंसेशन मेरे लिए क्या हो जाएंगे, बिजनेस इनकम हो जाएंगे और ये टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर क्लॉज नंबर 6 और ये पीजीपी हेड में आ जाएंगे। तो ये है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। और फिर आता है हमारे सामने 9th सेक्शन 28 क्लॉज नंबर 6 से। अब क्लॉज नंबर 6 से क्या कहता है? क्लॉज नंबर 6 से कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट which is considered as capital asset in previous year। इन प्रीवियस ईयर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में एक असेट थी, वो असेट बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड था। ध्यान से समझना इस बात को, मेरे पास एक असेट थी, वो असेट मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड था। अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू कैपिटल, तो जब कभी आप अपनी स्टॉक इन ट्रेड को, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे कार का बिजनेस है, मैं कार खरीदता हूँ मतलब मारुति से और कार लोगों को बेचता हूँ, तो मेरे पास मारुति की डीलरशिप है। तो कार खरीदना और कार बेचना मेरे लिए क्या है, एक स्टॉक इन ट्रेड। तो मेरे पास असेट है जो कि मेरे लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। अब उसमें से एक कार मैंने निकाली और अपने बिजनेस में काम में लगा दी कि बिजनेस में एम्प्लॉइज या मेरे खुद के आने जाने के लिए, बिजनेस के काम करने के लिए। तो बिजनेस के लिए अब वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं रही, क्योंकि बिजनेस अब उस कार को बेचेगा नहीं, वो अपने खुद के यूज में लेगा, बिजनेस के यूज में लेगा, इसलिए बिजनेस के लिए वो क्या बन गई, कैपिटल एसेट। तो जब कभी कोई एससीसी अपना स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट करता है कैपिटल एसेट में, तो जब वो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेगा तो उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो एज अ बिजनेस इनकम की तरह मुझे कंसिडर करना होगा, उसको बिजनेस इनकम माननी पड़ेगी और उसको मुझे बिजनेस हेड में लेके आना पड़ेगा। तो उसकी कार की फेयर मार्केट वैल्यू अगर सपोज 8 लाख रुपए है तो 8 लाख मेरी बिजनेस इनकम बन जाएगी, क्योंकि बिजनेस से वो असेट जा चुकी है, एक तरह से बिजनेस के लिए सेल आउट हो गई है। वो गई है भले कैपिटल एसेट के रूप में, लेकिन बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड के लिस्ट से बाहर हो गई है। तो ऐसे केस में अब उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज अ डेट ऑफ कन्वर्जन, वो मुझे लेनी होगी एज अ बिजनेस इनकम। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम आगे के सेक्शन कवर करेंगे तब। अब हम बढ़ते हैं लास्ट हमारी 10वीं इनकम की तरफ। सेक्शन 28 की 10th इनकम आती है, सेक्शन 28 क्लॉज नंबर 7। अब इसमें क्या होता है कि एक एसएससी है, उसके पास एक फिक्स एसेट है और उस फिक्स एसेट के ऊपर उसने डिडक्शंस ले रखा है
और डिडक्शन ले रखा है अंडर सेक्शन 35 AD 35 AD। तो एक असेसी है वो फिक्स असेट्स उसके पास पड़ा है और उस फिक्स असेट पे वो डिडक्शन ले चुका है 35 AD में। अब आप बोलोगे सर 35 AD क्या है, इसके बारे में भी आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे जब आप आगे बढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी ये मान लीजिए पीजीपी के अंदर एक सेक्शन है 35 AD और वो 35 AD के ऊपर आप डिडक्शन लेते हैं। तो आपने यहाँ पे फिक्स असेट के ऊपर डिडक्शन लिया और लगभग 100% डिडक्शन लिया। 100% का मतलब ये होता है कि 4 लाख की एक असेट मैंने खरीदी और 35 के एक एडी के अंदर जाके मैंने पूरे 4 लाख का डिडक्शन ले लिया। और अब ये फिक्स असेट फ्यूचर में, ये फिक्स असेट फ्यूचर में, एक सेकेंड, मैंने फ्यूचर में इस फिक्स एसेट को क्या किया, सेल आउट कर दिया। तो जब मैं इसको सेल आउट करूंगा यानी डिस्पोज ऑफ करूंगा, कुल मिला के बात है डिस्पोज ऑफ करने की, तो जब मैं इसको डिस्पोज ऑफ करूंगा तो डिस्पोज ऑफ करने पे जो भी मुझे पैसा रिसीव होगा, तो जो भी इनकम आएगी वो इनकम मेरी बिजनेस इनकम कंसिडर कर जाएगी, उसको हम बिजनेस इनकम ही बोलेंगे। तो कुल मिला के एक असेसी फिक्स एसेट खरीदता है 35 AD में जाता है, 35 AD में 100% डिडक्शन क्लेम करता है और अब फ्यूचर में जाके जब उस असेट को वो सेल आउट करता है, डिस्पोज ऑफ करता है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उसको, वो उसकी अगर इनकम बनती है तो उस इनकम को बिजनेस इनकम माना जाएगा, बिजनेस इनकम। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को फ्रेंड्स। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अब देखिए आपके सामने, अब लास्ट आपने क्लॉज नंबर 5 तक तो कर ही लिया था, अब क्लॉज नंबर 6 और 7 आप इसको कॉपी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्लॉज नंबर 6, क्लॉज नंबर 6 से क्लॉज नंबर 7, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, और फेयर मार्केट वैल्यू, जब आप स्टॉक असेट को स्टॉक इन ट्रेड थी उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल असेट। और एक असेट है वो फिक्स असेट है 35 AD में, उसको आपने 100% रिडक्शन लिया और फ्यूचर में जब सेल आउट करते हो डिस्पोज ऑफ करते हो तो उस इनकम को हम बिजनेस इनकम मानेंगे। तो ये है हमारा क्लॉज नंबर 6 और 7। तो इसको आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को? टेल मी, किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर हो तो बताएं प्लीज, बोलिए। हमारा सेक्शन 28 खत्म हो गया है, हमने सेक्शन 28 कंप्लीट किया। अब कल की क्लास में हम लोग सेक्शन 29 से स्टार्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये पता चल गया वो 10 इनकम कौन सी है जो पीजीपी के हेड के अंदर आती है। अब ये 10 में से कोई भी इनकम अगर आपको दिखाई दे तो आप डेफिनेटली बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में लेके आओगे। बोलिए प्रियंका, जयश्री, कोई भी डाउट इसमें? ओके, ओके जयश्री, चलिए अच्छी बात है प्रियंका, कोई डाउट नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। तो चलिए आज की क्लास एक बार हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल की क्लास में हम सेक्शन 29 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।